शाम के लगभग 5 बज रहे थे। आशी अपने फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। आज दिन भर इतना कुछ हुआ था, उससे आशी काफ़ी थक चुकी थी। आशी अपने आप को फ्रेश करती है, सिर्फ एक सिंपल सा प्लाजो और कुर्ती पहनकर अपने बालों को समेटकर एक छोटा सा जूड़ा बनाकर रसोई घर की तरफ निकल जाती है। कुछ बनाने के लिए लगभग 1 घंटे में उसने डिनर तैयार कर दिया था। अभी समर घर नहीं आया था, इसलिए आशी ने डिनर कर लिया और एक नोट चिपका कर डिनर टेबल पर डिनर अरेंज करके रख दिया, ताकि समर जब भी आए डिनर कर ले और आशी को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करे। रात लगभग 8 बजे आशी अपने बिस्तर पर थी। बिस्तर पर गिरते ही दिन भर जो कुछ भी उसने आज किया उसके बारे में सोचने लगी। अचानक उसे रॉकी का उसकी लाइफ सेव करना याद आया। किस तरह एक हीरो की तरह रॉकी ने उसकी जान बचाई। आशी मन ही मन अपने आप से कहती है, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। बाबा और समर के बाद किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो वह रॉकी सर हैं। रॉकी सर वाकई में एक हीरो हैं। उन्हें देखकर कौन कहेगा कि वह इतने बड़े आदमी हैं। वह सचमुच एक सुपरस्टार है और दिल के बहुत अच्छे भी हैं। आज मेरी लाइफ उनकी कर्जदार हो गई है। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। आशी इन बातों को कहते हुए रॉकी के साथ बिताए कुछ पलों को याद करने लगती है और उन्हें याद करते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रॉकी ने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसका इतना ख्याल भी रखा। यूं ही सोचते सोचते कब आशी की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर दूसरी तरफ रॉकी अपने कंसर्ट में था और बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था। आज वह बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने आशी के साथ कुछ पल बिताए थे। क्योंकि आशी को वो मन ही मन पसंद कर रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे आशी की तरफ कौन सा खिंचाव महसूस होता है जो वह उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। बस वह इतना जानता था कि आशी के साथ रहकर उसे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फील करता है। इधर डेविडसन विला। हमेशा की तरह क्रिश अपने विला के पीछे फार्म हाउस में अपने कुछ इल्लीगल डील के बारे में डिस्कस कर रहा था। यहाँ उसके साथ राका और लिंडा भी थी। इस वक्त क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत डार्क थे। उसने अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं पहना था क्योंकि यहाँ सभी जानते थे कि वही ड्रैगन किंग है। सब क्रिस के विश्वास पात्र लोग थे, इसीलिए उसने कोई मास्क नहीं पहना था। डिस्कशन के बाद राका वहीं हॉल में बैठकर लैपटॉप पर कुछ देखने लगता है। शायद वह अपनी आने वाली प्लानिंग के बारे में कुछ डेटाबेस बना रहा था। तभी क्रिस राका से कहता है, तुम अपना काम करो राका, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहने के बाद क्रिस उस फार्म हाउस के एक बहुत ही खूबसूरत रूम में पहुँचता है। यह वही रूम है जहाँ क्रिस ज़्यादातर एकांत में समय बिताता है। क्रिस बाथरूम में जाकर शावर लेने लगता है। इस वक्त वह काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। शावर का पानी जैसे ही उसके चेहरे पर गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों के सामने उसे आशी का चेहरा नज़र आने लगता है। आशी की मासूम काली गहरी आंखें और उन आंखों में बेहिसाब आंसू जो क्रिश के कारण थे, जिन्हें याद करके क्रिश को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस होने लगता है। ना जाने क्यों आशी की आंखों के आंसू याद कर क्रिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके ख्यालों में आशी का रॉकी के साथ गले मिलना याद आता है। हालांकि उसने रॉकी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसको इतना पता था कि वह किसी लड़के से गले मिल रही थी। यह याद आते ही उसके तन बदन में आग लगने लगती है। क्रिश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं और एक
पंच बाथरूम की दीवार पर दे मारा और यह पंच इतना जोरदार था कि क्रिस के हाथों से खून निकलने लगा और दीवार में दरारें पड़ गईं। क्रिस बहुत गुस्से में था, लेकिन क्रिस को दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। क्रिस के ठीक सामने एक मिरर लगा हुआ था, जिसमें वह अपने अक्स को देखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की? मैंने तुम्हें मना किया था फायरफ्लाई, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिस अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाता है और बाथरूम से निकलकर बाहर आता है। इस वक्त उसने अपने लोअर बॉडी में सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछ रहा था। वह अपने बालों को पोंछते हुए जैसे ही आईने के सामने आता है, आईने की रिफ्लेक्शन में उसकी नज़र बेड पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है। क्रिस जल्दी से पलट कर बेड पर देखता है, जहां लिंडा एक हॉट सेक्सी नाइटी पहनकर बड़े ही स्टाइल के साथ बेड पर लेटी हुई है। यह नाइटी पूरी तरह से नेट से बनी हुई थी और 99% ट्रांसपेरेंट थी, जो लिंडा के थाई से भी काफ़ी ऊपर तक थी। लिंडा गजब की खूबसूरत है, लंबी टांगें, दूध सी गोरी लिंडा बिल्कुल जैसे क्रिस को पसंद है। लंदन में जो ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी नज़र आ रही थी, लिंडा मुस्कुराते हुए क्रिस को देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही बोल्ड मेकअप कर रखा था। उसका गोरा बदन उस नाइटी में चमक रहा था, जिसे देखकर किसी के भी दिल में धड़कनें सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने लगें। लिंडा ने क्रिस को देखा और मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से इशारा करते हुए अपने पास आने का इनविटेशन दिया। क्रिस को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आशी हो। तो लिंडा की अदा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। क्रिस भी अपने सामने इतनी हॉट लड़की को देखकर खुद को नहीं रोकता और अपने कदम लिंडा की तरफ बढ़ा देता है। वह मुस्कुराते हुए टॉवल को सोफे पर फेंककर लिंडा के करीब जाता है। लिंडा भी मुस्कुराते हुए बिस्तर पर अपनी अदाएं बिखेरने लगती है। क्रिस उसके बगल में बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करने लगता है। लिंडा भी मुस्कुराकर क्रिस की खुली मस्कुलर बॉडी पर अपने हाथों को चलाने लगती है और धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगती है। यह महसूस होते ही क्रिस भी अपनी आंखें बंद करके उसके करीब जाने लगता है। दोनों के होठ टच होने के जस्ट कुछ सेंटीमीटर पहले अचानक क्रिस की नज़रों के सामने आसी का चेहरा आ जाता है, जिसकी याद करते ही क्रिस झट से अपनी आंखें खोल देता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके सामने लिंडा का चेहरा था, जो देखते ही क्रिस के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसका चेहरा कठोर हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। उसने जिन हाथों से बड़े प्यार से लिंडा का चेहरा होल्ड कर रखा था, उन्हीं हाथों से उसके गले पर रखकर उसका गला दबाने लगता है और गुस्से से लाल आंखों के साथ अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मेरी परमिशन के बिना क्या तुम्हें अपनी जान से जरा भी प्यार नहीं है? कहते हुए क्रिस अपने हाथों की पकड़ उसके गले पर जोर से कस देता है, जिसके कारण लिंडा की सांसें उखड़ने लगती हैं। वह अपने गले से क्रिस का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्रिस की पकड़ उसके गले पर बहुत मजबूत थी। लिंडा की सांस लगभग अटक चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द के कारण उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थीं। क्रिस गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
उसकी जगह लेने की, यानी कि आशी की जगह लेने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? तुम मेरी फायरफ्लाई नहीं हो, मेरी फायरफ्लाई की जगह कोई और नहीं ले सकता। लिंडा को तो जैसे क्रिश की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका गला बहुत तेज़ी से दबा हुआ था। उसके लिए तो हर पल उसे मौत के करीब ले जा रहा था। हर एक पल के साथ उसकी सांस उखड़ रही थी और क्रिश को रह रह के आसी का चेहरा नजर आ रहा था, जिसे याद करके उसे लिंडा पर और गुस्सा आ रहा था। और गुस्से में क्रिश बोल रहा था, वह सिर्फ मेरी है और मैं सिर्फ उसका। हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। कहते हुए क्रिश का चेहरा हद से ज़्यादा डार्क होता जा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। आंखें एकदम लाल हो चुकी थी गुस्से से। अचानक उसे बीच सड़क पर आसी का उस लड़के के गले लगना याद आने लगता है, जिसे याद कर उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना हो गया। उस लड़के को याद करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी फायरफ्लाई। अब तक लिंडा बेहोश होने वाली थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। वह अपने हाथ पैर मारते हुए थक चुकी थी और अब उसने स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया। क्रिश लगभग उसे मार ही दिया था, लेकिन तभी अचानक क्रिश के डोर पर राका नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद क्रिश अपने होश में आता है। उसकी नज़र एक बार दरवाजे पर और दूसरी बार लिंडा पर पड़ती है। वह गुस्से से लिंडा को झटके से दीवार की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण लिंडा बिस्तर से नीचे गिर जाती है। उसके सिर पर बहुत चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। उसका सर फट चुका था। लिंडा अब तक बेहोश हो चुकी थी और क्रिश को इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। क्रिश बिना लिंडा को देख दरवाज़ा खोलता है। उसके सामने राका खड़ा था। क्रिश ने राका को घूर कर देखा तो राका क्रिश का डरावना चेहरा देखकर समझ चुका था कि क्रिश इस वक्त बहुत बुरे मूड में है, बहुत गुस्से में है, जो देखकर राका अंदर तक कांप गया और उसने झटके से अपना चेहरा नीचे कर लिया, अपनी नज़रें झुका लीं। क्रिश उसे घूर कर देखते हुए पूछा, क्या हुआ राका? राका ने डरते हुए जवाब दिया, किंग, नई प्लानिंग तैयार हो चुकी है, आप एक बार चलकर उसे देख लीजिए। यह सुनकर क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन के राका को जवाब दिया, ओके, तुम चलो, मैं नीचे आता हूँ। फिर एक नज़र लिंडा की तरफ देखते हुए कहा, इस कचरे को यहाँ से उठाओ और बाहर फेंक दो, और ध्यान रहे आज के बाद यह मुझे मेरे बेडरूम में नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। राका कहता है, ओके किंग। ओके किंग कहते हुए राका डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि क्रिश राका पर गुस्सा बहुत कम ही किया करता था। अपनी बात को पूरा करने के बाद क्रिश कपड़े पहनने गुस्से से क्लोजेट की ओर चला जाता है और राका लंबी गहरी सांस लेकर जल्दी से लिंडा को उस कमरे से बाहर घसीटते हुए निकालता है, क्योंकि लिंडा इस समय बेहोश थी और उसके सर से खून बह रहा था। यह देखकर राका उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लेता है और एक सर्वेंट को चिल्लाते हुए कहता है, क्लीन द मैश और कॉल द डॉक्टर। राका की घबराई हुई आवाज़ सुनकर कुछ सर्वेंट कमरे को क्लीन करने भाग कर आते हैं और एक गार्ड ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। राका बेहोश लिंडा को परेशानी भरी नज़रों से देख रहा था। वह जल्दी से लिंडा को दूसरे बेडरूम में लिटा देता है। लिंडा को लिटाने के बाद राका अपने आप से कहता है, ओ माय गॉड, आखिर किंग को हो क्या गया है? आज तक तो उन्होंने लिंडा को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर नहीं किया। तभी राका लिंडा के कपड़ों को देखता है और उसे कुछ कुछ इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा, लेकिन पूरी बात की जानकारी उसे सिर्फ लिंडा दे सकती थी।
जो इस वक्त बेहोश थी। फिलहाल उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह किसी भी सवाल का जवाब दे सके। राका शुक्र मना रहा था कि कृष्ण ने लिंडा की जान नहीं ली। तभी राका को ख्याल आता है कि उसे हॉल में जाना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस उसके वहां पहुंचने से पहले पहुंच गया तो राका को क्रिस के गुस्से से कौन बचाएगा। यही सोचकर राका जल्दी से एक सर्वेंट को यह इंस्ट्रक्शन देता है कि डॉक्टर अगर आए तो लिंडा का चेकअप करा दिया जाए और लिंडा को अच्छे से ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। राका का ऑर्डर सुनकर सर्वेंट भी सिर झुकाकर हाँ में जवाब देता है और राका बिना एक पल की देरी किए वहाँ से हॉल की तरफ निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ क्रिश अपने कमरे में क्लोजेट से एक ब्लैक शर्ट और लोअर पहनकर अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकला। हॉल में राका उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन क्रिस उसे इग्नोर करके बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी राका ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, किंग डेटाबेस। इससे पहले कि राका आगे कुछ कह पाता, क्रिस बिना उसकी तरफ देख बाहर निकलते हुए उसे जवाब देता है, बाद में राका, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। राका क्रिस को इस तरह से जाते हुए देख रहा था, लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि क्रिस से कुछ भी सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं है। वह परेशान था कि आखिर इस वक्त क्रिस को ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम है जिसके बारे में राका को नहीं पता। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और डॉक्टर को देखकर राका उन्हें अपने साथ लिंडा के कमरे में ले जाता है, जहाँ उसका चेकअप होगा। इधर दूसरी तरफ इस वक्त रात के लगभग 11:30 बजे थे और क्रिस ड्राइवर के साथ आसी के घर के तरफ निकल चुका था। क्या करने वाला है क्रिस आसी के साथ? क्या आसी को मार देगा या आसी के साथ क्या करेगा, आइए देखते हैं। लगभग रात के 12:30 बजे क्रिस आसी के घर के ठीक सामने था। वह कार में बैठे हुए भी बाहर से देख सकता था। आसी के कमरे की लाइट बिल्कुल डिम थी। क्रिस ने कार में बैठे हुए ही अपने आप से कहा, आई एम कमिंग माई फायरफ्लाई। और इतना कहकर क्रिस बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकलकर आसी के फ्लैट की तरफ चल दिया। वह मेन गेट से होते हुए फ्लैट के अंदर एंटर करता है। दरअसल क्रिस अच्छे से अच्छा लॉक खोल सकता है और इतनी सफाई से कि किसी को पता भी नहीं चले। क्रिस अगले ही पल आसी के कमरे के दरवाजे को खोलकर उसके कमरे में दाखिल होता है। कमरे में दाखिल होने के साथ ही क्रिस की नज़र आसी के मासूम चेहरे पर पड़ती है और वह धीरे धीरे अपने कदम आसी की तरफ बढ़ाने लगता है। क्रिस देखता है कि आसी एक नॉर्मल वाइट कुर्ती और धोती स्टाइल सलवार पहनकर किसी मासूम बच्चे की तरह बिस्तर पर फैलकर सो रही है, जैसे उसे देश दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है। उसके चेहरे की मासूमियत मन को शांति देने वाली थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं हो। उसकी काली घनी पलकें उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थीं। कमरे में दाखिल होने से पहले क्रिस के चेहरे के भाव थोड़े गंभीर थे, लेकिन आशी का मासूम चेहरा देखकर उसका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पहली रात की तरह क्रिस इस बार भी आशी के बगल में आकर लेट गया और तकिए पर सर रखकर आशी के मासूम चेहरे को निहारने लगा। क्रिस ने ध्यान दिया कि आशी के चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए हैं। क्रिस धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसके चेहरे को निहारते हुए अपने आप से बोला, क्या हो तुम? कौन हो तुम? क्यों तुमसे दूर रहकर दिल बेचैन हो जाता है और तुम्हारे करीब आते ही दिल को सुकून मिल जाता है? क्यों अब तुम्हारे अलावा किसी और को देखने का जी नहीं चाहता? क्यों आज
लिंडा का छूना मुझे इतना बुरा लगा कि दिल चाह रहा था उसे जान से मार दूं, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख पा रहा है। क्या हो रहा है मुझे जवाब दो, क्यों मैं अपनी फीलिंग, अपनी बेचैनी खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। क्रिस इस तरह से अपने आप से बहुत सारे सवाल करता है। क्रिस आसी के बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए कहता है, तुम्हारा सेंट मुझे पागल कर रहा है। ऐसा मत करो फायरफ्लाई, मेरी दीवानगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दूर रखो खुद को मेरे ख्यालों से। मुझे नहीं पता क्यों, आंखें बंद करते ही मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है। मुझे नहीं पता क्यों, सिर्फ तुमसे मिलने मैं यहाँ दौड़ा चला आ रहा हूँ। तभी क्रिस की नज़र आसी के होठों पर पड़ती है। आसी के रसीले गुलाबी होठ देखकर क्रिस का गला सूखने लगता है। उसे अपने बदन में एक हिट महसूस होने लगती है। क्रिस धीरे धीरे अपने हाथों से उसके गालों को सहलाने लगता है। आसी के होठों को छूते ही क्रिस को उन्हें चूमने का दिल चाहने लगता है। क्रिस खुद को रोक भी नहीं पाता और आसी के होठों को अपने होठों से जोड़ देता है। क्रिस बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसके होठों को चूमते हुए अंदर ही अंदर जीभ लिक कर रहा था। आसी को किस करते हुए क्रिस अचानक उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को दीवानों की तरह चूमने लगा। यह महसूस होते ही अचानक आसी की आंखें खुल गईं। अचानक आशी की आंखों के सामने क्रिस का चेहरा था, जो उसे पागलों की तरह चूम रहा था। यह महसूस होते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह क्रिस के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्रिस जैसे भारी भरकम इंसान को हिलाना आशी के बस की बात नहीं थी। आशी क्रिस के सीने पर मुक्के मारने लगती है, लेकिन क्रिस आशी को किस करते हुए आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और अपने किस को और भी ज़्यादा इंटेंस और डीप बना देता है। आशी इस वक्त खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर बेइंतहा नफरत, गुस्सा और आंखों में आंसू थे। हालांकि क्रिस बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसे किस कर रहा था, लेकिन आशी चाहती ही नहीं थी कि वह इंसान उसे छुए भी। आशी अपनी आंखों में बेहिसाब आंसू लेकर सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी अचानक क्रिस को होश आता है और वह अपनी आंखें खोलकर आशी के चेहरे की तरफ देखता है। आशी को रोता हुआ देखकर वह उसके हाथों को छोड़ देता है और आशी से थोड़ा दूर होता है। अपने आप को फ्री पाकर आशी झटके से उठकर बेड पर बैठ जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए क्रिस से बोली, तुम घटिया इंसान, यह क्या बदतमीजी है? क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आशी की बात सुनकर क्रिस अपने सर को अपने हाथों पर रखकर करवट बदलकर आशी की तरफ उसके चेहरे को देखने लगता है और अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लाते हुए बोला, बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने आया था। फिर तुम्हारे होठों ने मेरे होठों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो मैंने भी उन्हें नहीं रोका और दोनों को मिल जाने दिया। इसमें बदतमीजी कहाँ से आई? और जहाँ तक बात है तुम्हें छूने की, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अब तुम मेरी हो और इस नाते मैं अपनी चीज़ को जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता हूँ। क्रिस की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर आशी को और गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारी हूँ? तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, समझे? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो।
तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? आसी की बात सुनकर क्रिस झटके से उठकर बेड पर बैठ गया और आसी के चेहरे के एकदम करीब जाते हुए पूछा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तुम क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्यों तुम मुझे चैन से रहने नहीं देती? क्यों हर वक्त मेरे ख्यालों में छाई रहती हो? क्यों जब भी आंखें बंद करता हूँ सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो? क्यों मेरे ख्वाबों ख्यालों पर तुमने कब्जा किया हुआ है? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बिजनेस स्पॉइल हो रहा है, काम में ध्यान नहीं लगता मेरा। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्रिश की बहकी बहकी बातें आसी को बहुत अजीब लगती हैं। उसकी बातें सुनकर आसी हैरान होते हुए पूछती है, कहना क्या चाहते हो तुम क्रिश? मैंने क्या किया? मैं कब तुम्हारे ख्यालों में आई? मैंने कब तुम्हारा बिजनेस स्पॉइल किया? तुम ही तो मेरे पीछे पड़े हो। देखो, आई थिंक तुम्हें दिमाग की कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम हर रोज़ यहाँ आकर खुद भी परेशान होते हो और मुझे भी परेशान करते हो। आसी की इस बात को सुनकर क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह अपने चेहरे को गंभीर करते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं पागल हूँ? पागल नज़र आता हूँ मैं तुम्हें? क्रिस बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कहता है, मैं तुम्हें किस एंगल से पागल लग रहा हूँ? बताओ मुझे, और जल्दी बताओ। हर एंगल से पागल लग रहे हो तुम ही बताओ। आधी रात को एक लड़की के कमरे में कोई नॉर्मल इंसान आता है क्या? उस लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ बदतमीजी कोई नॉर्मल इंसान करता है क्या? अरे, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी जान बचाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक पागल इंसान की जान बचा रही हूँ, जो जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो मेरी रातों की नींद छीन लेगा, जिसके कारण मैं डर डर के रहूँगी। प्लीज़ भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए आसी रोते हुए क्रिश के आगे हाथ जोड़ने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। आसी की बात ना जाने क्यों क्रिश को बुरी लग रही थी। आसी की आंखों में आंसू देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होने लगी। लेकिन अगले ही पल क्रिश ने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए आसी के साथ हाथ को पकड़कर एक झटके में अपने करीब लाया और उसकी आंखों में देखते हुए किसी साइको की तरह बोला, यह टॉर्चर नहीं है फायरफ्लाई, यह मेरा स्टाइल है, जिसे तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं दूर नहीं जाने वाला, ना तुम्हें जाने दूंगा। तुम अब मेरी हो और इस बात को तुम अपने दिमाग में बैठा लो। तुम्हारे करीब आकर मुझे सुकून मिलता है और मैं अपने इस सुकून को कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। फ़िलहाल मैं तुमसे यह जानने आया था कि वह लड़का कौन था जिसके तुम गले लग रही थी। मैंने तुम्हें वार्न किया था किसी के करीब मत जाना, तो क्यों गई तुम उसके करीब? फायरफ्लाई, बताओ मुझे, क्या तुम मुझे हल्के में ले रही हो या मुझे इग्नोर करना चाहती हो? तुम जो भी करना चाहती हो फायरफ्लाई, यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्रिश की धमकी सुनकर आसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई उसकी लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकता है? आसी ने गुस्से से दांत पीसते हुए क्रिश को उंगली दिखाकर कहा, वह चाहे जो कोई भी हो, तुम होते कौन हो मुझे यह पूछने वाले? मेरी लाइफ को कंट्रोल करने वाले तुम कौन हो और मुझ पर नज़र रखने वाले तुम हो कौन? हाँ, मैंने तुम्हें हल्के में लेने की कोशिश की। हाँ, मैंने तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। मैं तो जानती भी नहीं हूँ तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह मेरी लाइफ है
और इसे कैसे जीना है वह मैं डिसाइड करूँगी, तुम नहीं, समझे? कहते हुए आसी अपना हाथ झटक देती है, जिस हाथ को फिलहाल कृष पकड़ रखा था। आसी की बात पर कृष को बहुत गुस्सा आया। आज तक किसी ने भी कृष के से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं की थी, इसलिए कृष को बहुत बुरा लग रहा था। तो कृष गुस्से में बेड से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की और मुझ पर चिल्लाने की? मैं फ़िलहाल तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था फायरफ्लाई, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। कृष कहते हुए अपनी गन निकाल लेता है और आसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। यह देखकर एक पल के लिए तो आसी डर गई और कांप गई, लेकिन अगले ही पल आसी ने खुद को संभालते हुए कृष की आंखों में आंखें डालकर कहा, वरना क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे मुझे? मार दो, मैं मौत से नहीं डरती। 5 साल की उम्र से मौत से बदतर ज़िंदगी जी है मैंने, और अब मौत का खौफ मेरे अंदर नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारा टॉर्चर सहने से अच्छा तो मेरे लिए मौत ही है। कम ऑन, शूट मी, आई सेड शूट मी, कहते हुए आसी जोर से चिल्लाती है। इस वक्त आसी की आंखों में आग नजर आ रही थी, जिसे देखकर कृष हैरान रह गया। आज तक किसी ने भी इतनी दृढ़ता से कृष की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। कुछ पल के लिए तो कृष का दिमाग सन्न रह गया। आखिर वह कैसे अपने ही हाथों अपनी फायरफ्लाई को मार सकता है? हाँ, अगर यह बात किसी और ने कही होती तो शायद कृष अब तक उसे 10 बार शूट कर दिया होता और उसे अब तक मार चुका होता। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों के सामने वह लड़की है जो इस वक्त उसके दिल का सुकून बनती जा रही है, जो हर वक्त उसकी आंखों, ख्वाबों और ख्यालों में छाई हुई रहती है। कुछ पल के लिए कृष अपनी ही जगह पर जम गया। उसके हाथ अपने आप उस गन पर ढीले पड़ने लगे, लेकिन अगले ही पल कृष अपने आप को संभालते हुए आसी को धमकी देते हुए बोला, तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को तो मौत से डर लगता है ना? क्या हो अगर मैं दूसरे कमरे में जाकर तुम्हारे दोस्त समर को शूट कर दूं? क्या हो अगर मैं तुम्हारे दोस्त कैथी और जॉस का एक्सीडेंट करवा दूं? क्या हो अगर मैं इंडिया में रह रहे तुम्हारे अनाथ आश्रम को बम से ब्लास्ट करवा दूं? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है फायरफ्लाई। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक छोटा सा नजराना दिखाऊं? डेमो देखना चाहती हो मेरी जान? चलो तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। कृष गुस्से में और कहता है। कहते हुए कृष अपने मोबाइल पर एक लाइव वीडियो शुरू करता है और झटके से आसी को अपने करीब लाकर उसे पीछे से हग करते हुए अपने हाथों में मोबाइल लेकर आसी के चेहरे के आगे कर देता है। इस वक्त तो आसी की पीठ कृष के सीने से लगी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। कृष आसी को इस तरह से पकड़े हुए उसे वीडियो के स्क्रीन पर जैसे ही कोई मैसेज टाइप करता है, तभी सामने का नज़ारा देखकर आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा क्या दिखाया कृष्ण ने? आसी की आंखों से आंसू बह गए। आखिर कहाँ तक जाएगा कृष्ण का यह दीवानापन? क्या आसी कर देगी खुद को कृष्ण के हवाले? आखिर कब समझेगी आसी कृष्ण के एहसास को? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने और पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और दोस्तों, अभी थोड़ा सा
और टाइम लगेगा लगातार वीडियो आने में, लेकिन वीडियो आती रहेंगी। आप सपोर्ट कर